Hello beta, welcome to physics class and today what we will discuss बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो बेटा इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया था। तो अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स की वीडियोस चेक करनी है, देखनी है, तो आप उनको मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके चेक कर सकते हो, प्रॉपर वे से देख सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। तो बेटा अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। इन एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास आंसर वेक्टर फॉर्म में आएगा। इन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास आंसर वेक्टर फॉर्म में आएगा। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स वी हैव टू चांसेस, वी हैव टू ऑप्शंस। प्रोडक्ट मे बी स्केलर, प्रोडक्ट मे बी स्केलर एंड प्रोडक्ट मे बी वेक्टर। तो बेटा अगर आपका प्रोडक्ट स्केलर आएगा तो उसको हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आपका आंसर वेक्टर आता है तो इसको बोलेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये बेटा आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो, अगर टू वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बेटा फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज आपकी ऐसी हैं जो वेक्टर होती हैं, कुछ क्वांटिटीज आपकी स्केलर होती हैं। इसका मीनिंग कुछ क्वांटिटीज का आंसर स्केलर आता है, कुछ क्वांटिटीज का आंसर आपका वेक्टर आता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, इन स्केलर वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ वर्क, फोर्स इनटू displacement, force into displacement. Now in case of vector you can take example of torque, that is distance into force, that is distance into force. Or you can take example of velocity. velocity vector quantity है तो velocity किसके इक्वल होगी? रेडियस वेक्टर क्रॉस एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस वेक्टर क्रॉस एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा जिन वेक्टर्स के बीच में क्रॉस साइन होगा ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर आएगा, और जिन वेक्टर्स के बीच में डॉट साइन होगा तो बेटा उनका प्रोडक्ट स्केलर आएगा, उनका प्रोडक्ट स्केलर आएगा। तो ये बेटा आपको बिल्कुल माइंड में फिक्स करना है कि फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज आपकी स्केलर होती हैं, कुछ क्वांटिटीज आपकी वेक्टर होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज का जो फार्मूला बनेगा उस फार्मूले में क्रॉस साइन आएगा, और जो स्केलर क्वांटिटीज के फार्मूले बनेंगे उनमें आपको डॉट साइन मिलेगा। तो बेटा अब हम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को बिल्कुल आमने सामने डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल आमने सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो चेक करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में मेन डिफरेंसेस क्या क्या हैं, मेन डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो अब हम एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहां लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और बेटा राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो बेटा आपको चेक करना है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास अगर टू वेक्टर्स हैं, लाइक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम F फोर्स से ऐसे पुल कर रहे हैं, और ये F फोर्स आपका ना तो प्रॉपर x के अलोंग ना प्रॉपर y के अलोंग है, ये फोर्स आपका इंक्लाइंड फोर्स है। इट इज इन बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब अगर ये ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे ड्रैग हो रहा है तो बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? अलोंग द ग्राउंड होगा।
तो हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर लिया, ऑब्जेक्ट को हमें एक इंक्लाइंड फोर्स के थ्रू पुल कर रहे हैं। अब जो इंक्लाइंड फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे ड्रैग कर रहा है, तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग द ग्राउंड है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा s पैरेलल टू सरफेस ऑफ ग्राउंड, पैरेलल टू x एक्सिस। तो बेटा आप चेक करो, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में यहां बोलो कितना एंगल है, दैट इज थीटा। अब चेक करो यहां पर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एफ कॉस थीटा। और बेटा कौन सा कंपोनेंट आपका फोर्स का यहां पर अनयूज रहेगा, दैट इज एफ साइन थीटा। इट मींस यहां पर एफ साइन थीटा की वजह से किसी भी टाइप का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, एफ कॉस थीटा। तो बेटा यहां पर अगर हम वर्क डन की वैल्यू निकालें तो वर्क डन क्या आएगा, दैट इज एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो चेक कर सकते हो आप कि यहां जो वर्क डन आएगा, जो वर्टिकल वर्क डन आएगा वो आपका 0 आएगा, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, इधर डिस्प्लेसमेंट आपका अलोंग वाई एक्सिस कैसा है, 0 है। तो यहां पर बेटा डिस्प्लेसमेंट खाली आपको एक्स एक्सिस के अलोंग मिला है, तो यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखोगे, एस एक्स इक्वल टू एस इंटू आई कैप। तो बेटा ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, आई कैप आपकी डायरेक्शन है। तो इसी टाइप से अब आप यहां पर एफ एक्स को कैसे लिखोगे, एफ एक्स का मीनिंग कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज एफ कॉस थीटा, और साथ में लगाओगे आई कैप, साथ में लगाओगे बेटा आई कैप। नाउ फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे एफ डॉट एस, इट इज एफ डॉट एस। अब डॉट आपका किससे रिप्लेस होगा, डॉट आपका कॉस थीटा से रिप्लेस होगा, डॉट आपका कॉस थीटा से रिप्लेस होगा। अब चेक करो यहां पर कौन सा फोर्स का कंपोनेंट वर्क डन बनाएगा, यहां पर कौन सा फोर्स का कंपोनेंट वर्क डन को फिजिकल वे से प्रूव करेगा, दैट इज एफ एक्स। तो यहां पर एफ एक्स आएगा और यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका एस एक्स आ जाएगा। अब चेक कर लो आप, एफ एक्स वेक्टर डॉट एस एक्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन। अब बेटा डॉट को अगर हम हटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, इट इज एफ एक्स इंटू एस एक्स into cos theta. Now tell me meaning of theta. Theta means angle between force and displacement. Theta means angle between force and displacement. तो बेटा चेक करो along x axis यहाँ पर टू वेक्टर क्वांटिटीज आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं। वो दो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी हैं बेटा, दैट इज एफ एक्स और एस एक्स, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिल रहा है, दैट इज एफ एक्स एस एक्स इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। और बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे, नाउ इट इज रिटन एज एफ एस कॉस थीटा। तो बेटा जो आपका एस एक्स है इसका मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। इसी टाइप से बेटा एफ एक्स का मीनिंग क्या है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड इट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो बेटा आप चेक कर सकते हो आप कि यहां पर वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो यहां पर जो वर्क का फार्मूला बनेगा वो बनेगा एफ एस कॉस थीटा। तो बेटा अब ये क्लियर हो गया कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी आपको मिलती है तो स्केलर क्वांटिटी का आंसर अगर वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से आएगा तो स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में वेक्टर्स के बीच में आपको डॉट साइन मिलेगा। तो स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में वेक्टर्स के बीच में आपको डॉट साइन मिलेगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला बना वो फार्मूला क्या बना, एफ एस कॉस थीटा, और वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, एफ एक्स डॉट एस एक्स। तो बेटा इस टाइप से हमने वर्क डन का फॉर्मूला मिला, और वर्क डन के फॉर्मूले से अब हमें माइंड में क्लैरिटी आ गई कि अगर दो वेक्टर आपके डॉट साइन से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। तो अगर वेक्टर ए और बी आपके मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी का आंसर विल बी ए बी कॉस थीटा, आंसर विल बी ए बी कॉस
थीटा। तो बेटा आप चेक करते हैं कि हमारे पास अब जो रिजल्ट आया है ए डॉट बी का वो क्या आया है, अभी चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ए डॉट बी का क्या आया है, ये ए डॉट बी हमने लिखा, फिर हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, इट मीन्स ए कॉस थीटा इंटू बी। तो बेटा आप चेक करो यहां पर किस वेक्टर का कंपोनेंट किस वेक्टर पे आ रहा है, आपको चेक करना पड़ेगा। यहां पर ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर पे आ रहा है, क्योंकि हम कर रहे हैं ए डॉट बी। ए डॉट का मीनिंग कि ए आपका अप साइड में होगा और बी आपका डाउन साइड में होगा। इसका मीनिंग क्या है कि ए डॉट बी का बेटा फिजिकल मीनिंग क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो बेटा ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है डॉट प्रोडक्ट की, कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर हम ए डॉट बी करेंगे तो बेटा इसका फिजिकली मीनिंग क्या होगा कि हम एक वेक्टर की शेडो दूसरे वेक्टर के ऊपर डाल रहे हैं। तो जैसे आपने वर्क डन में एफ कॉस थीटा को डाला था डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ऐसे यहां पर ए कॉस थीटा आएगा बी के ऊपर, और फिर ये दोनों आपके मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये दोनों आपके मल्टीप्लाई होंगे। तो चेक करो कि ए ने बी के साथ कितना एंगल बनाया, दैट इज थीटा। नाउ टेल मी कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, इट इज ए कॉस थीटा, इट इज ए कॉस थीटा। तो बेटा ए का एक कंपोनेंट यहां भी आएगा, दैट इज ए साइन थीटा। तो बेटा आप चेक करो कहां पर दो वेक्टर आपके प्रेजेंट हैं, अलोंग एक्स एक्सिस आपके दोनों वेक्टर प्रेजेंट हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस आपको मिलेगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब बेटा ए डॉट बी का मीनिंग क्या है, ए डॉट बी को हम कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, magnitude of b vector and cosine of angle between vector a and vector b, vector a and vector b। तो अब आपको क्लियर हो गया कि अगर हम a डॉट b लिखेंगे तो पहले ऊपर a आएगा नीचे b आएगा। इसका रीजन क्या है कि a की शेडो b पे आएगी, तो a को हमें ऊपर रखना है, b को हमें नीचे रखना है। नाउ नंबर 2, अगर हमें b डॉट a निकालना होगा, अगर हमें b डॉट a निकालना होगा तो बेटा उस केस में आपका आंसर आएगा b a cos थीटा। और बेटा फिगर कैसे बनेगा, b ऊपर आएगा और a नीचे आएगा और दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, और यहां पर b cos थीटा आपका a के ऊपर आएगा, यहां पर b cos थीटा आपका a के ऊपर आएगा। इसका मीनिंग देयर इज shadow of b vector on a vector, there is shadow of b vector on a vector। तो चेक करते हैं यहां पर, अगर b डॉट a आपका b a cos थीटा आ रहा है और a डॉट b आपका a b cos थीटा आ रहा है, अगर दोनों प्रोडक्ट में a और b आपके सेम वेक्टर है और एंगल भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं बेटा a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो बेटा ये प्रूव हो चुका है, अगर हम a और b को सेम रखेंगे इन बोथ प्रोडक्ट, अगर हम दोनों प्रोडक्ट के अंदर a और b को सेम रखेंगे और एंगल को भी सेम रखेंगे, तो बेटा उस केस में क्या होगा, a डॉट b किसके इक्वल आएगा, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। इसका मीनिंग दिस प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। नाउ इट इज कम्यूटेटिव लॉ, तो हम बोलेंगे a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, इट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। और इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। इट मीन्स वेक्टर्स को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो प्रोडक्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, प्रोडक्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो बेटा इसी टाइप से जैसे कम्यूटेटिव नेचर आपका डॉट प्रोडक्ट में होगा, इसी टाइप से डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर भी आपका डॉट प्रोडक्ट के अंदर होता है, इसी टाइप से डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर भी आपका डॉट प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा। और बेटा ये नेचर कैसा है, ये नेचर इस टाइप से आएगा कि अगर हम a डॉट b प्लस c लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, इट इज a डॉट b प्लस a डॉट c। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। नाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
इट मीन्स यहाँ पर बेटा ए की शेडो किसके ऊपर आ रही है, बी प्लस सी के रिजल्टेंट पे आ रही है। तो यहाँ पर चेक करना, यहाँ पर बेटा चेक करना, ए की शेडो किसके ऊपर आएगी, बी प्लस सी के रिजल्टेंट के ऊपर आएगी। इसका मीनिंग जो बी और सी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा उसके ऊपर ए की शेडो आएगी। यहाँ चेक करो, यहाँ ए की शेडो बी पे आ रही है, यहाँ ए की शेडो सी पे आ रही है और यहाँ ए की शेडो बी और सी के रिजल्टेंट वेक्टर पे आ रही है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इक्वेशन से कि हम इक्वेशन से ये जस्टिफाई करें कि किस वेक्टर की शेडो किसके ऊपर आ रही है। तो ये अब क्लियर हो गया, जो वेक्टर पहले आएगा उसकी शेडो आपकी बाद वाले वेक्टर के ऊपर आएगी। पहले ए है, बाद में बी प्लस सी है। तो बेटा ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव नेचर और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बेटा अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ए डॉट बी आपका ए बी कॉस थीटा होगा। अब ये डिस्कस करना है कि अलग अलग एंगल्स पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग एंगल्स पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। नाउ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री, अगर एंगल आपका 0 डिग्री है। तो अगर दोनों वेक्टर आपके पैरेलल हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अगर दोनों वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, कॉस 90 0 हो जाएगा। तो ये आंसर 0 आ जाएगा। और अगर एंगल 180 है तो 180 वाले केस में ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180, इट इज माइनस ए बी, इट इज माइनस ए बी। तो बेटा आपका वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है। 9th क्लास में 3 ऑप्शन थे आपके पास वर्क डन के, वर्क डन में भी पॉजिटिव, वर्क डन में भी 0, वर्क डन में भी नेगेटिव। तो बेटा तीनों ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे, डॉट प्रोडक्ट में 3 ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। इट मे बी 0, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी नेगेटिव। तो बेटा इस टाइप से हमने डॉट प्रोडक्ट को अलग अलग एंगल्स पे वेरीफाई किया कि अलग अलग एंगल्स पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो बेटा आप चेक करते हैं कि अगर ए और बी की जगह, अगर ए और बी की जगह हमारे पास यूनिट वेक्टर होंगे, अगर ए और बी की जगह हमारे पास यूनिट वेक्टर होंगे तो क्या आंसर आएगा, ए डॉट सॉरी आई डॉट आई। आई डॉट आई का मीनिंग बेटा पहले मैग्नीट्यूड आएगा किसका, आई कैप का 1, फिर मैग्नीट्यूड आएगा सेकंड वेक्टर का दैट इज 1, फिर cosine of angle between I cap and I cap, it is 0 degree. Cosine of angle between I cap and I cap, it is 0 degree. 1 into 1 into 1 answer is 1. इसी टाइप से बेटा J cap dot J cap 1 into 1 into cos 0 degree, 1 into 1 into 1 equal to 1. इसी टाइप से K dot K भी आएगा, ये आपका cos 0 1 हो जाएगा। अगेन वी विल गेट 1 आंसर। तो बेटा इसी टाइप से अगर हम निकालेंगे आई डॉट जे, तो आई डॉट जे में क्या होगा, 1 into 1 into cos 90, cos 90 0 हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा हम जे डॉट के निकालेंगे, जे डॉट के क्या होगा, 1 into 1 into cos 90, ये भी 0 हो जाएगा। तो बेटा इसी टाइप से हम निकालेंगे के डॉट आई, तो बेटा ये भी आंसर आपका 0 आएगा, ये भी आंसर आपका 0 आएगा। तो बेटा इनका रिवर्स भी 0 आएगा, जे डॉट आई 0, इसी टाइप से के डॉट जे 0, इसी टाइप से आई डॉट के 0। तो बेटा जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर आपके डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई होंगे, जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर आपके डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई होंगे तो उनका प्रोडक्ट बेटा हमेशा 0 आएगा, उनका प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। तो इस टाइप से बेटा हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स को डॉट साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमें अलग अलग टाइप के आंसर मिल सकते हैं। आई डॉट आई का 1 आएगा और आई डॉट जे का 0 आ जाएगा। तो बेटा ये आपके वेरियस ऑप्शंस हैं, इनको आप नोट कर लो तो बेटर रहेगा, नोट कर लो बेटा इनको। तो अब नेक्स्ट हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर चेक करते हैं कि एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर पे क्या आएगा। वेक्टर ए अगर 2i कैप प्लस 3j कैप है और वेक्टर बी आपका i कैप प्लस j कैप है, तो अगर हमें वेक्टर ए का
न्यूमेरिकल नंबर 1, अगर हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के अलोंग निकालना है, अगर हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के अलोंग निकालना है तो हमें ए और बी के बीच में एंगल तो एज्यूम करना ही पड़ेगा और एंगल तो डेफिनेटली बनेगा। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन में इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, नाउ टेल मी इन वेक्टर ए वी हैव एक्स कोऑर्डिनेट 2, इन वेक्टर ए वी हैव वाई कोऑर्डिनेट 3, तो ये बेटा बनेगी लोकेशन ऑफ वेक्टर ए। तो बेटा ये आपका आ जाएगा वेक्टर ए। तो बेटा इसी टाइप से 1 एक्स कोऑर्डिनेट है बी वेक्टर में और 1 आपका वाई कोऑर्डिनेट है बी वेक्टर में, तो यहाँ पर ये वेक्टर आएगा आपका बी। अब बेटा इन दोनों के बीच में ये एंगल बनेगा थीटा, अब इन दोनों के बीच में ये एंगल बनेगा थीटा। अब टेल मी किसकी शेडो किसके ऊपर आएगी? अब ए की शेडो बी पे आ रही है बेटा। अब यहाँ पर ए की शेडो बी पे आएगी, तो अगर ए की शेडो बी पे आ रही है तो चेक करते हैं। अब चेक करते हैं कि ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी, ए कॉस थीटा इंटू बी। नाउ अगर बेटा ये ए कॉस थीटा इंटू बी है तो मुझे किसकी शेडो निकालनी है? मुझे ए की शेडो बी पे निकालनी है। तो ये शेडो क्या होगी? इट इज ए कॉस थीटा। नाउ ए डॉट बी अपॉन बी, ए डॉट बी अपॉन बी। तो ये बेटा फॉर्मूला आपका बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है, किसका? शेडो ऑफ वेक्टर ए ओवर वेक्टर बी। और बेटा ये फॉर्मूला आपके सामने है, ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी। बोलो बेटा क्या आंसर होगा? तो अगर हम आई से आई को करेंगे मल्टीप्लाई, जे से जे को करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि आई डॉट जे 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई डॉट जे 0। नाउ जे डॉट आई भी 0 होगा, तो बेटा सिर्फ आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, तो आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा। तो बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? 2i डॉट 1i, आई डॉट आई 1, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। ऐसे ही 3 इंटू 1 3, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बेटा मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको मालूम है, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। तो बेटा ए कॉस थीटा आपका आ जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 2, इट इज 5 अपॉन अंडर रूट 2। अब बेटा 5 अपॉन अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू आई है? इट इज शेडो ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। तो बेटा अब इस शेडो को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना, चेक करो, ए कॉस थीटा किसके ऊपर आएगा? ए कॉस थीटा आपका बी के ऊपर आएगा। तो ए कॉस थीटा बेटा किसकी डायरेक्शन कैरी करेगा? ए कॉस थीटा किसका यूनिट वेक्टर कैरी करेगा? बी का यूनिट वेक्टर कैरी करेगा। तो बेटा ए कॉस थीटा को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा? ए कॉस थीटा के साथ में क्या लगाओगे? बी कैप, इट इज बी कैप। तो बेटा अब ये आपका कंपोनेंट, ये आपकी शेडो वेक्टर फॉर्म में आ चुकी है। तो वेक्टर फॉर्म में बेटा कैसे लिखोगे? 5 अपॉन अंडर रूट 2 और बी कैप का फॉर्मूला वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो बेटा चेक करो वेक्टर फॉर्म में अब क्या आंसर आएगा? ए कॉस थीटा बी कैप इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट 2, it means I cap plus j cap upon under root 2 and it is 5 I cap plus 5 j cap upon under root 2 into under root 2, it is 2, it is 2। तो बेटा आपके सामने है, हमने एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के ऊपर निकाल लिया, हमने एक वेक्टर की शेडो दूसरे वेक्टर के ऊपर फाइंड आउट कर ली है। ये इसका स्केलर आंसर है और ये इसका वेक्टर फॉर्म में आंसर है। तो ये बेटा वेक्टर ए का कंपोनेंट आएगा बी के ऊपर और ये वेक्टर ए के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर बी के ऊपर। तो बेटा दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने ड्राइव कर दी है कि कैसे कैसे आपका डॉट प्रोडक्ट आपका आगे कैरी होगा, कैसे कैसे इसके अंदर न्यूमेरिकल आएगा। तो अब हम इसका अगला न्यूमेरिकल चेक करते हैं। अगले न्यूमेरिकल में क्या होने वाला है अभी चेक करते हैं बेटा। अगला न्यूमेरिकल क्या है इसका, अभी चेक कर लेते हैं कि अगला न्यूमेरिकल क्या है इसका। अगर हमें
टू वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। बेटा अगर हमें वेक्टर ए गिवन है आई कैप प्लस जे कैप, हमें वेक्टर बी गिवन है दैट इज के कैप, हमें अगर इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो बेटा ए डॉट बी का बोलो फार्मूला क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी अपॉन ए बी। बोलो बेटा क्या आंसर आएगा ए डॉट बी का, आई डॉट के जे डॉट के। नाउ टेल मी आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, तो ऊपर 0 आएगा, नीचे ए बी रहेगा, तो कॉस थीटा आपका 0 हो जाएगा। तो बेटा किस एंगल पे कॉस थीटा हमें 0 देता है, इट इज 90 डिग्री। तो बेटा ए और बी वेक्टर के बीच में, बेटा ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल हमें कितना मिला, दैट इज 90 डिग्री। तो बेटा क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है, अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है। रीजन मैंने सारा आपको बता ही दिया कि आई डॉट के 0 है, जे डॉट के भी आपका 0 है। तो बेटा इस टाइप से हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा ये तो मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो बेटा अब हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे। अब हम आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में क्या होगा कि वी हैव ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और साथ में एन कैप। तो बेटा ये फैक्टर तो आपका मैग्नीट्यूड है, इट इज मैग्नीट्यूड, और एन कैप बेटा डायरेक्शन है, एन कैप बेटा डायरेक्शन है। तो बेटा चेक करो यहाँ पर किस किस का प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ पर एक वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो वेक्टर फॉर्म में मिलेगा आंसर। तो इसका मीनिंग यहाँ पर एक वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो ये प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है और ये प्रोडक्ट की डायरेक्शन है। अब बेटा डायरेक्शन के हमारे पास 3 ऑप्शन है, इट मे बी अलोंग आई कैप, इट मे बी अलोंग जे कैप, इट मे बी अलोंग के कैप। तो बेटा ये तीनों ऑप्शन हम वेरीफाई करेंगे। तीनों ऑप्शन कैसे कैसे आएंगे, आई कैप कब आएगा, जे कैप कब आएगा और के कैप कब आएगा। तो बेटा अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है, अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका एक वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब चेक करते हैं कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ये y, ये x और ये z, हमारे पास वेक्टर a है, हमारे पास वेक्टर b है, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो अगर हमें a क्रॉस b करना है तो हम इस टाइप से a को b की तरफ लेके जाएंगे। तो अगर हमें a क्रॉस b करना है तो हम इस टाइप से a को b की तरफ लेके जाएंगे। तो अब चेक करते हैं, अगर हमें a क्रॉस b करना है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करेंगे। हम यहाँ पर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को निकालने के लिए बेटा राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यहाँ यूज करेंगे। तो बेटा आप चेक करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का मीनिंग क्या होगा कि हम अपना राइट हैंड विद स्ट्रेच फिंगर्स कहाँ रखेंगे, अलोंग वेक्टर ए। अब फिंगर्स को रोटेट करेंगे। अब चेक करेंगे कि हमारी फिंगर रोटेट होने के बाद बी वेक्टर पे आ चुकी हैं। तो अब चेक करो थंब की डायरेक्शन क्या है आपकी। अगर थंब की डायरेक्शन आपकी वर्टिकली आउटवर्ड है तो आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन प्लस जे कैप होगी, उसकी डायरेक्शन प्लस जे कैप होगी, क्योंकि एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस आपका
ए और बी के प्लेन में यूज हो चुका है, तो हमारे पास अब प्रोडक्ट का जो आंसर है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए ए की एक्सेस बचा हुआ है, दैट इज वाई एक्सेस। आप चेक करो, अगर ए और बी का मल्टीप्लीकेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से पॉसिबल है, तो आपका थंब कैसा आ रहा है, आपका थंब वर्टिकली आउटवर्ड आ रहा है। तो यहां पर अगर आपका थंब वर्टिकली आउटवर्ड आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो उस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी आएगी प्लस वाई एक्सिस के अलोंग, दैट इज प्लस जे कैप के अलोंग। तो बेटा यहां पर मैं क्या लिखूंगा आंसर, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इनटू में बोलो क्या लिखूंगा, इनटू में आएगा आपका जे कैप, इनटू में आपका आएगा जे कैप। तो बेटा इसी टाइप से अगर मैं b क्रॉस ए करूंगा, अगर मैं b क्रॉस ए करूंगा, तो b क्रॉस ए में क्या होगा, बी ए साइन थीटा इंटू माइनस जे कैप, बी ए साइन थीटा इंटू माइनस जे कैप। अब चेक कर सकते हो कि बी क्रॉस ए में क्या होगा बेटा, बी क्रॉस ए में क्या होगा, आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाएगी, आपका थंब वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा, वर्टिकली इनवर्ड हो जाएगा। तो अगर आपका थंब वर्टिकली इनवर्ड होगा तो बेटा उस केस में आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस का मीनिंग क्या है बेटा, माइनस जे कैप, इट इज माइनस जे कैप। तो बेटा अब आपके सामने है प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, आपके सामने है बी क्रॉस ए आपके सामने है, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं। नाउ टेल मी एंगल between A cross B and B cross A, and it is 180 degree। इसका मीनिंग आपको यहां पर माइनस जे कैप भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये बेटा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आएगी प्लस जे कैप के ऊपर, और क्लॉकवाइज किसके ऊपर आएगी, क्लॉकवाइज आपकी आएगी माइनस जे कैप के ऊपर, क्लॉकवाइज आपकी आएगी माइनस जे कैप के ऊपर। तो बेटा ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में प्रोडक्ट आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और इन केस ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो ये बेटा आपको क्लियर होना चाहिए। इसका मीनिंग ये हो गया कि अब ए डॉट बी अगर बी डॉट ए के इक्वल था, तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी never equal to B cross A। इट मीन्स आपका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा है, इट इज एंटी कम्यूटेटिव। तो ये बेटा आपको नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंटी कम्यूटेटिव है। डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव था, लेकिन आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपका एंटी कम्यूटेटिव है। तो बेटा डॉट में तो आप लिखते थे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, वेक्टर्स को इंटरचेंज करेंगे तो प्रोडक्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो बेटा ये आपका एंटी कम्यूटेटिव हो गया, इट इज एंटी कम्यूटेटिव। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि एंटी कम्यूटेटिव कब बनेगा। तो बेटा अब ध्यान रखना कि जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता था, ऐसे ही आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। नाउ इट इज ए क्रॉस बी प्लस सी। तो बेटा क्या आंसर आएगा, इट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इट मीन्स जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता था, उसी टाइप से आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक प्रॉपर्टी में दोनों में सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी क्या है कि दोनों आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो बेटा अब इसके बाद हमें अब ये चेक करना है,
कि अगर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या क्या आंसर आएगा। चेक करते हैं, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, नाउ के क्रॉस आई। तो बेटा आप चेक करो, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे में क्या होगा बेटा, इन केस ऑफ आई क्रॉस जे, बोलो बेटा, आई क्रॉस जे में ये दोनों वेक्टर किसके अलोंग है बेटा, आई क्रॉस जे में ये दोनों वेक्टर आपके किसके अलोंग है बेटा, x और y के अलोंग है। तो चेक करके बताओ यहां पर दोनों वेक्टर आपके किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो बेटा आप चेक करो, आई क्रॉस जे में रोटेशन कैसी बनेगी, आई क्रॉस जे में रोटेशन, ये आई कैप और ये जे कैप, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, इट मीन्स आई क्रॉस जे में बेटा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, आई क्रॉस जे में रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। और आपको मालूम है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब चेक करो आपके ये दोनों वेक्टर किस प्लेन में है, दोनों एक्स वाई प्लेन में, तो हमारा प्रोडक्ट का आंसर जेड के अलोंग आएगा। तो अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे प्रोडक्ट का आंसर प्लस के कैप के अलोंग आएगा, प्लस के कैप के अलोंग आएगा। और अगर आपको इस प्रोडक्ट को, अगर आपको आई क्रॉस जे को इस वाले फार्मूले से प्रूव करना, प्रूव कर सकते हो। तो चेक करके बताओ कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और साथ में आप क्या लगाते हो, एन कैप। अब चेक करो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्या आएगा, इट इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इट इज 1, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स दैट इज 90, नाउ इट इज साइन 90। रोटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां बोलो क्या आएगा, के कैप आएगा। तो बेटा इसी टाइप से यहां बोलो 1.1 साइन 90। बोलो ये दोनों किस प्लेन में है, ये दोनों आपके वाई जेड प्लेन में, तो आंसर किसके अलोंग आएगा, आई कैप के अलोंग आएगा। रोटेशन कैसी होगी, रोटेशन आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। नाउ के क्रॉस आई 1.1 साइन 90, साइन 90। बोलो बेटा के क्रॉस आई, ये किस प्लेन में दोनों वेक्टर आपके, ये आपके जेड एक्स प्लेन में है, तो यहाँ आपका आंसर जे कैप के अलोंग आएगा, यहाँ आपका आंसर जे कैप के अलोंग आएगा। तो बेटा इसी टाइप से अगर इनको रिवर्स करोगे, अगर इनको रिवर्स करोगे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो बेटा उस केस में रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी और आपका आंसर क्या आएगा, माइनस के कैप। तो बेटा ऐसे ही रोटेट करो, के क्रॉस जे, तो आपका आंसर माइनस आई कैप आ जाएगा। रोटेशन कर दो बेटा, इनको इंटरचेंज कर दो, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो यहाँ पर आपका आंसर माइनस जे आ जाएगा। अब बेटा इसी टाइप से बताओ आई क्रॉस आई, तो बेटा यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 आएगा। जे क्रॉस जे 0 आएगा, के क्रॉस के 0 आएगा। तो बेटा ये आपके बेसिक पॉइंट्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको इनको नोट करना है, प्रॉपर वे से चेक करना है कि आई क्रॉस आई 0 आ रहा है, जे क्रॉस जे 0 आ रहा है और के क्रॉस के 0 आ रहा है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, तो ये आपको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करने हैं, इनको नोट करना है। तो बेटा ये तो था आपका क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये चेक करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट आपका फिजिकली कौन सी सिग्निफिकेंस कैरी करता है, ये फिजिकली कौन सी सिग्निफिकेंस को कैरी करेगा, अभी चेक करते हैं। और इसके न्यूमेरिकल भी करते हैं, इसके न्यूमेरिकल भी करते हैं बेटा। तो अगर डॉट प्रोडक्ट आपका ए बी कॉस थीटा है, तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है बेटा, इट इज ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, इट इज ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इट इज स्केलर, इट इज स्केलर क्वांटिटी और साथ में ये आ गई डायरेक्शन। सो इट इज स्केलर प्लस डायरेक्शन, इट बिकम्स टोटल वेक्टर क्वांटिटी, इट बिकम्स टोटल वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा अब चेक करते हैं, हमारे पास अगर एक पैरेललोग्राम है,
हमारे पास अगर एक पैरेललोग्राम है, हमारे पास बेटा अगर एक पैरेललोग्राम है, तो अब चेक करना है हमें, अगर पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स के अलोंग अगर हमारे दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट ए से ऑन वेक्टर ए, तो बेटा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के बाद यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, यस और नो। तो बेटा ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ होने के बाद यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा नहीं बनाएगा? तो बेटा अब ये आप चेक करो, ये जो परपेंडिकुलर होगा ये बी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट कैरी करेगा? इट इज बी साइन थीटा, इट इज बी साइन थीटा। तो बेटा आप चेक करो कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में जो फॉर्मूला बनेगा किसका एरिया का, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा आप चेक करो कि हमारे पास यहाँ पर बेस क्या होगा, दैट इज वेक्टर ए। नाउ हमारे पास बेटा हाइट क्या है, दैट इज बी साइन थीटा, दैट इज बी साइन थीटा। तो बेटा आप चेक करो कि अगर एरिया आपका किसके इक्वल आ रहा है, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। तो बेटा ये जो ए बी साइन थीटा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी साइन थीटा? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो बेटा जब भी दो वेक्टर आपके ए और बी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग आएंगे, तो वहां पर अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा ए इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा। तो बेटा हम अब एरिया को कैसे लिखेंगे? एरिया इज इक्वल टू हाफ, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो बेटा अब आपको ये ध्यान रखना है, अब आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जो आपका वेक्टर है, जो आपका वेक्टर है ए और जो वेक्टर बी है, अगर वो दोनों पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग हैं, तो वहां पर बेटा अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसका एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और बेटा पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा वो भी आपको नोट करना है, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा बेटा? इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो बेटा ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वे से नोट करना है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल half into a cross b and area of parallelogram, it is magnitude of a cross b, it is magnitude of a cross b। अगर बेटा हमें डायगोनल गिवन है पैरेललोग्राम के, अगर हमें डायगोनल गिवन है पैरेललोग्राम के वेक्टर फॉर्म में, तो उस केस में फॉर्मूला आपका एरिया का चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा उस केस में? चेक कर लेते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा। तो बेटा अगर हमें डायगोनल गिवन है D1 and D2, these are diagonals of parallelogram, तो बेटा इस केस में जो फार्मूला बनेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वो क्या बनेगा? नोट कर लो बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ इंटू D1 क्रॉस D2। तो आप ये नोट कर लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। तो बेटा इस टाइप से आपको ये बिल्कुल क्लियरली मालूम होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर
जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल आएगा। और अगर पैरेललोग्राम के हमें डायगोनल गिवन है तो डायगोनल के अकॉर्डिंग हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बनेगा। तो बेटा मुझे बताओ कि क्रॉस प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सो इट विल गिव अस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इट विल गिव अस एरिया ऑफ right angle triangle, it will give us area of parallelogram if two diagonals are given, if